हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है द कॉल ऑफ द सॉइल। ये एक्चुअल में वेंकटेश्वरन अय्यर, ये जो इनके ऑथर है इस लेसन के, उनकी किताब जो है मूंग ओवर माइक्रोचिप्स, उसमें से लिया गया है। ये इनकी बुक जो है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पहले एक टेक्नीशियन थे, आईटी इंडस्ट्री में काम करते थे, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से जो ट्रांजिशन लिया, उनके जीवन में जो बदलाव हुआ और वो एक किसान के रूप में उभर के आए और इतने सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने आजकल वे बहुत सारी आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर्स वगैरह देते हैं कि ऑर्गेनिक खेती किस तरीके से की जाती है। उन्होंने एक इस तरीके की किस्म के चावल ग्रो किया जो आप कह सकते पूरी तरह से यहाँ पे उसके नामों निशान तक उड़ चुके थे। ऐसे चावल को उन्होंने प्रसिद्धि दी, जग प्रसिद्ध कर दिया। तो शुरू करते हैं लेसन द कॉल ऑफ द सॉइल, अ सेंट ऑफ राइस। इस कहानी में जहाँ पे भी देखेंगे ना, वो के लेखक जो है वो खुद को संबोधित करते हुए कहते हैं, इसलिए हर जगह पे उन्होंने मैं ये शब्द का प्रयोग किया हुआ है। It was April 2004. I stood in the middle of the lush green field of moong, that is a green gram, and looked around me. It was just before sunrise and the sky was turning a bright orange. The ground was damp and the leaves were shining with dew. My bare feet were muddy as I walked around gingerly inspecting the plants. तो लेखक कहते हैं जो मिस्टर अय्यर है वो अप्रैल 2004 को कीचड़ से सने नंगे पाँव से सूर्योदय के कुछ समय पहले मूंग के शानदार खेत को बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। मतलब देख रहे थे कि पेड़ पौधा जो है वो कितना बड़ा हुआ, उसमें कुछ फूल आए या उसमें कुछ पॉट्स जो फलियां है वो आई या नहीं, ये सारी वो निरीक्षण कर रहे थे। Around me were rows of chiku trees and below a dense foliage of moong. At that point, I could not have asked for anything more. The moong plants, not more than 2 feet tall, had green pods hanging out. The pods were not yet ripe and there was a light fuzz growing on them. There was still some time before the harvest. I felt exhilarated. तो वो कहते कि मेरी बाजू में जो था, मेरी चारों ओर चिकू के पेड़ की पंक्तियां थी, मतलब चिकू के पेड़ की लाइंस थी, और नीचे अगर देखा जाए तो पूरे हरियाली से भरे हुए पौधे थे मूंग के। उस समय मैं ईश्वर से और कुछ भी मांगना नहीं चाहता था। मूंग के पौधे जो है वो 2 फीट से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं और उनकी हरी फलियां वो भी बाहर लटक रही थी। फलियां अभी पकी नहीं थी और उन पर बारीक बाल उग रहा था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा था कि थोड़ा समय और है फसल काटने में, तो मैं बहुत रोमांचित हो गया। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने भी ये सब पढ़ के मेरे गार्डन में, जो किचन गार्डन है, उसमें मूंग का पेड़ लगाया, पौधा लगाया। 2-3 शायद से पौधे आए हैं। अगर टाइम होता है अगले वीडियो में या फिर इसी वीडियो में मैं आपको पूरा पौधा जो है वो दिखाने की कोशिश करूंगी। I stood watching the sun rise above the towering trees across the fence and slowly made my way back to the house, a white structure in the middle of this greenery. तो कह रही मैं वहाँ पे देख रहा था तो सूर्योदय देख रहा था, मानो सूर्य जो है पेड़ों के शिखर पर आ गया हो, और मैं अपने घर वापस चल दिया। मेरा घर एक सफ़ेद बिल्डिंग थी उस हरियाली के बीच में। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उस घर का या उस ज़मीन का मालिक हूँ। I could not believe that I was the owner of this land and that I was looking at my first crop as a farmer. तो कह रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ये मेरा जो पहला, आप कह सकते खेती बाड़ी का एक्सपीरियंस, मैं पहला पौधा ग्रो होते हुए देख रहा था एज अ किसान। मैं अभी एक किसान था और मैं अपने पौधे को बढ़ते हुए देख रहा था। I had paid the advance money for the land. I thought I would have some time to get familiar with farming. But Moru Dada, the broker who got us the land, had other ideas. He was keen that we plant moong at once. I was not prepared for this. I was still reading books and trying to figure out what we could sow and how we should go about it. Moru Dada was quite firm. He said the season was right for sowing moong and the best seeds were available in Surat in the adjacent state of Gujarat. तो लेखक कहता है कि जब मैंने ज़मीन के लिए पैसा एडवांस दिया था तो मुझे ऐसे लग रहा था मानो खेती बाड़ी की पूरी जानकारी लेने के लिए कुछ समय तो लगेगा।
पर मोरू दादा जो एजेंट था उसके पास तो कई आइडिया थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम मूंग डाल दो। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं किताबों में ढूंढ रहा था कि मैं क्या उगाऊं, कैसे करूं, पर मोरू दादा अपने कहे पे दृढ़ थे। उन्होंने मेरी एक न सुनी और उनके कहे अनुसार वह मौसम एकदम सही था मूंग के लिए। और उसके बीच हम कह सकते हैं ये शायद से महाराष्ट्र के बारे में बात करें कि ये महाराष्ट्र में रहते थे। तो महाराष्ट्र के बाजू वाला जो राज्य है गुजरात, उसके सूरत शहर में उपलब्ध थे। I made a quick trip to Surat and bought around 10 kilograms of moong. Moru Dada rented his tractor to plow the land and quickly planted moong all over the place. तो लेखक बोलता है कि मैं तुरंत सूरत गया और वहाँ से मैंने करीबन 10 किलो के मूंग लेके आ गया। मोरू दादा ने उसका जो ट्रैक्टर था वो किराए पे दे दिया लेखक को और उसने तुरंत वहाँ पे वो मूंग सारा बो दिया। A few days later, we were overjoyed to see tiny green leaves. I had never seen moong growing before and was thrilled at the sight. It was the same thrill I had felt as a young boy when I saw the first of the hibiscus I had planted bloom at the railway quarters in Vileparle in Mumbai. I was grateful to have taken Moru's advice. कहता है मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब कुछ दिन के बाद छोटी छोटी हरे पत्ते दिखने लग गए। मैंने मूंग उगते कभी नहीं देखा था और मैं बहुत उत्साहित हो गया ये सब देखकर। मेरा उत्साह वैसे ही था जैसे बचपन में मैंने पहला हिबिस्कस, अब मेरे ख्याल से ना हिबिस्कस आपको दिखा दूँ। देखो हिबिस्कस कैसे दिखता है। ये जो फूल है ये हिबिस्कस का फूल है। इस तरीके का लाल भी आता है, कई सारे कलर्स में आते हैं। मेरे पास लाल है या पीला है, पर ये मैंने आपको एक वाइट दिखाने के लिए लेके आ गई हूँ। तो इस तरीके के हिबिस्कस के फूल होते हैं और शायद से देखो ये मूंग का पेड़ है। मैंने तो ग्रो किए, इसकी जब फलियाँ आएंगी तो मैं शायद से इसके जो हेडिंग होएगी टाइटल पेज उस पर डाल दूंगी, तो देख लेना कैसे होती है। ये शायद से मूंग का पेड़ है। ओके, तो लेखक कहता है कि मैं बहुत खुश हो गया था कि जब मैंने ऐसा एक फूल का पौधा, जब मुंबई में रहता था तब मैंने लगाया था, वो फूल आया था, तब मेरे को जितनी खुशी हो रही थी उतनी खुशी मुझे अभी ये पौधा देख कर लग रहा था। The next thing Moru Dada wanted to do was spray some pesticides on the plant. He claimed that it would give higher yield. This was something we did not want to do. We were clear that we would not use any chemicals and tried to explain it to him. He reacted as if we had suggested harakiri. देखिए अभी अगली चीज़ क्या थी कि पेड़ तो आधा पौधा तो आ गया। अभी मोरू दादा क्या चाहता था कि हम इसके ऊपर पूरा रासायनिक जो आप कह सकते हैं कीटनाशक वो पूरी तरह से छिड़काव करें उसका। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ग्रोथ है, जो उत्पादन है वो बहुत सारा हो जाएगा। पर हमें ये सब मंजूर नहीं था। हमने उन्हें पहले ही कह दिया कि नहीं, हम रासायनिक खाद का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उसने कहा ये क्या अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हो, ये तो वैसे ही हो गया। हराकिरी का मतलब होता है कि अपना पेट खुद ही काट लो। It took a lot of convincing to ensure that Moru Dada and his friends did not use any chemicals on the farm. तो लेखक कहता है कि हमें बहुत ज़्यादा उनको समझाना पड़ा, उनके ये सारी चीज़ें कि रासायनिक खाद का उपयोग कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। They refused to understand how crops would grow without sprays. और उन लोग ये मान ही नहीं रहे थे कि कैसे पौधे ग्रो करेंगे, पौधे कैसे बड़े हो जाएंगे बिना रासायनिक खाद के। Contrary to what everyone had told us, nature did her job and she needed no bribes to get the work done. देखिए लोग कह रहे थे कि बिना रासायनिक खाद के पौधों में कोई फल नहीं निकलेगा, लेकिन प्रकृति जो है वो अपना खेल खुद करती है। उसको कोई आपके लालच की या आप कह सकते हैं रिश्वत की ज़रूरत नहीं है, रिश्वत रूपी रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं है। उसने अपना काम कर दिया और तुरंत मतलब कुछ समय बाद पूरे के पूरा जो बाग था, बगीचा था, वो अच्छे पौधों से भर गया। Soon it was harvest time and we managed a respectable 300 kilograms, an awful lot of moong and with a lot of confidence. तो लेखक कहता है कि उसके थोड़े ही दिनों बाद जो हमें 300 किलो मूंग मिल गया, ये इतना ज़्यादा था कि इससे हमारा जो इच्छा शक्ति थी हमारी वो भी बढ़ गई। Now I was certain the land was fertile and that it was possible to grow crops without chemicals. It was a major morale booster. अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि ये जो ज़मीन है ये उपजाऊ है
और इस पे अच्छे किस्म की जो पौधे हैं वो बिना खाद के, बिना रासायनिक खाद के हम उगा सकते हैं। और ये जो चीज़ थी ये हमारा मनोबल द्विगुणित करने वाली थी, बढ़ाने वाली थी। तो यहाँ तक की जो स्टोरी है ये उन्होंने मूंग के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने मूंग ग्रो किया। अभी इसके सेकंड पार्ट में वो बताते हैं द सेंट ऑफ राइस। सेंट ऑफ राइस, देखिए वो चावल की महक जो होती है उसके बारे में जिक्र किया। इसका मतलब लेखक ने कुछ तो भी चावल ग्रो वगैरह किया होगा। द फर्स्ट ईयर I was late for the rice sowing season and had to resort to growing the GR4 variety. इसका मतलब पहले साल जब इन्होंने ये खेत लिया था उस समय तो उन्होंने मूंग डाल दिया। उसके बाद जब चावल का सीजन था वो चले गया। हर एक फसल ग्रो करने का एक सीजन होता है, तो वो सीजन चले गया तो इन बेचारों को दूसरा कोई पर्याय नहीं था, तो उन्होंने GR4 वैरायटी। अब देखिए ये जो भी GR4 या इस तरीके रहते हैं ये हाइब्रिड वैरायटी रहती है, दो किसी तो भी नस्ल को इकट्ठा करके बनाई गई जो रहती है उसे हाइब्रिड कहा जाता है। तो उस तरीके की जो वैरायटी है वो उन्होंने बोने की सोची। द GR वैरायटी दैट वाज शॉर्ट टर्म एंड रिकमेंडेड बाय द एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स एट कोसबाद। तो कहते हैं ये जो उन्होंने क्वालिटी बताई थी अपने को, जो किस्म बताई, वो क्या है कि थोड़े समय के लिए ही उसमें मतलब आपको उत्पादन मिलने लग जाता है, आपको काफ़ी समय रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जो खेती के जो अफसर थे, जो कृषि ऑफिसर थे कोसबाद के, उन्होंने ये रेकमेंड की थी। उन्होंने बोला कि आप ये वाला चावल ग्रो कर लो। द नेक्स्ट ईयर, तो उनकी कहे के अनुसार लेखक ने वो डाल दिया होगा। द नेक्स्ट ईयर वी डिसाइडेड दैट वी शुड स्टार्ट अर्ली एंड ट्राई टू फाइंड सम गुड ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस टू ग्रो। तो लेखक कहता है उस समय तो हमने मान लिया उनका कहना, लेकिन अगले साल हमने सोच के रखा था कि हम जल्दी शुरुआत कर देंगे, तो हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम उस समय कोई पारंपरिक किस्म का चावल ही इसमें ग्रो करेंगे। वी हैड रेड अबाउट ट्रेडिशनल वैरायटीज ऑफ राइस एंड न्यू दैट दे डिड नॉट रिक्वायर वेरी हाई इनपुट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब देखिए लेखक पारंपरिक किस्म का चावल ही क्यों ग्रो करना चाहता था, क्योंकि उसने कहीं तो भी पढ़ा था, उसे पता था कि उसमें ज़्यादा जो खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। These varieties were also quite strong and resisted pest. ये थोड़े मजबूत होते हैं, जो हमारे देखा जाए मतलब जो हमारी किस्म के या हमारे जो वहाँ के लोकल वैरायटीज़ जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग है, और वो कीट जो लगती है, जो कीड़े लगते हैं उसको पूरी तरह से दूर कर सकती है। We were sure that it was this type of rice that would grow well in our farm where we did not use any chemicals at all. अब लेखक बोलते हैं हमें तो ऐसी किस्म का चावल चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो रासायनिक खाद वगैरह कुछ यूज़ नहीं करने वाले थे, तो हमें स्ट्रांग भी चाहिए था और जो कीड़ों का उस पर कोई प्रभाव न हो ऐसा भी चाहिए था। पर ऐसा अगर आपको ये दोनों चाहिए तो उसकी जो आप कह सकते हैं फसल या जो बीज डालने से फसल कटने तक का जो समय रहता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो बोले कोई बात नहीं, हम वैसी वाला लगाएंगे। Our previous year's experience and low yield had taught us a lesson and we were sure we would not plant hybrid this year. तो कहते हैं कि पहले साल हमने क्या किया, हमें थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं लेट हो गया था, इसलिए हमने पिछले साल जो उन्होंने बोला था वही किस्म का डाला था। वो तुरंत उत्पादन देने वाला था पर कम उत्पादन मिला। क्यों कम उत्पादन मिला? क्योंकि लेखक ने तो कोई केमिकल्स यूज़ नहीं किया था। पर इससे इनको सबक मिल गया कि अब की बार हम लोग हाइब्रिड यूज़ नहीं करेंगे। In April 2005, we started to look for a good variety of traditional rice. It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant a local scented variety of rice. तो लेखक कहते हैं कि 2005 साल की बात है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक अच्छी किस्म का जो पारंपरिक चावल हो वो ग्रो करने की सोच रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वही डाल दें। तो लेखक के जो एक पड़ोसी थे गांव के, लेकिन वो बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे मुंबई से जिनकी ज़मीन गांव में थी, उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ का ही लोकल एक है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, ऐसा चावल आप डाल दो। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन एंड अराउंड द विलेज ऑफ पेट हैड स्विच्ड ओवर टू हाइब्रिड्स। अब ये पेट जो है ये देखा जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर के पास की एक गाँव है। तो वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा करके वो क्या करते थे, हाइब्रिड वो यूज़ करते थे, अपना देसी कोई माल यूज़ नहीं करते थे। तो द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स थॉट आई वाज क्रेजी टू आस्क फॉर द देसी वैरायटी एज दे कॉल्ड इट। तो अभी आप भी देख लो, आपको कोई अगर फॉरेन की चीज़ मिलती है तो आपको लगता है ये हमारा स्टेटस सिंबल है, कितना मस्त है अगर मैं फॉरेन की कोई चीज़ यूज़ करता हूँ। अरे भाई स्वदेशी यूज़ करो, जो वो ज़्यादा टिकाऊ है
और अगर आपको तो अभी पता है कि इंडिया चाइना का क्या चल रहा है, तो हम लोग सब बोल रहे हैं कि नहीं, चाइना का चीज़ यूज़ मत करो। वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने स्वावलंबी बनना चाहिए, हमारे देश का, हमारे यहाँ की चीज़ों का ज़्यादा आप यूज़ करना चाहिए। तो उसी की तरह वो बोलती है कि वहाँ के जो लोग थे वो कहते थे कि हाँ, ये लेखक तो पागल है, देखो स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग कर रहा है। तो आगे बढ़ाते, My regular visits to the villages around searching for a good traditional variety also did not yield any result and we were almost giving up the hope. तो लेखक कहता है कि मैंने देखो स्वदेशी जो मुझे जो चाहिए था चावल, वो ढूंढने के लिए पूरा गांव ढूंढ निकाला, लेकिन मुझे कहीं पे भी वो चावल की किस्म नहीं मिली और इससे मुझे हमारी आशा जो है वो भी कमज़ोर होने। I decided to give it one last try and spoke to Baban's father and some other elders. After many meaningful conversations, they mentioned the name of Kasbai. तो देखो अभी क्या हो गया, लेखक बोलता है कि नहीं, मैं आखिरी उम्मीद नहीं छोड़ने वाला। अब मैं क्या करूँगा कि जाके बबन के पिताजी से बात करूँगा, ये जो बुजुर्ग लोग हैं उस गांव के, उनसे जाके पूछूंगा। तो बहुत सारा प्रयत्न करने के बाद, कन्वर्सेशंस का मतलब होता है बातचीत, तो बहुत लोगों से बातचीत करने के बाद उन लोगों ने बताया कि कस्बई नाम का एक चावल है, वो आप ग्रो करो। अब देखते हैं हम कस्बई क्या है। Kasbai is a traditional long grain rice variety which has a distinct aroma, though much milder than basmati. It's long duration crop and most of the older people remembered growing it years ago, but they all shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared. तो वो कस्बई के बारे में बोलते हैं कि कस्बई जो है ये एक पारंपरिक ऐसे लंबा जो चावल रहता है उस तरीके का किस्म है और उसका सुगंध एकदम अलग था। आप कह सकते हैं कि इसका सुगंध जो था वो बासमती चावल का जो सुगंध है उससे थोड़ा कम था, पर सुगंध एकदम अलग था। और इसका लॉन्ग ड्यूरेशन, देखिए ड्यूरेशन का मतलब जो मैंने बोला था, बीज बोया और बीज जब हम कहते हैं कि उसकी फसल काटी जाती है उस समय का जो पीरियड रहता है, उतना पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा था। अगर आप बीज डालते हो और जब कटाई होती है, उन दोनों के बीच का जो पीरियड है वो ज़्यादा था। इससे क्या होता है कि वो जो पेड़ है, जो पौधा है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो वो कहते हैं कि उसमें लोगों ने बोला, बुजुर्ग पीपल ने याद करके बताया कि हाँ, कई साल पहले हम लोग ये ग्रो करते थे, पर जब लेखक ने पूछा कि उसकी बीज है क्या आपके पास, तो उन्होंने कहा नहीं, वो सब तो अभी गायब हो गया। हम हमारा वीडियो यहीं पे रुकते हैं, हम दूसरे वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे। उस समय हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा लेसन है जो हमारी, जो आप कह सकते हैं लिंक हमारे धरती के साथ बनाने की कोशिश करते हैं। हमें ज़्यादा फार्मिंग के बारे में नहीं पता रहता है, पर ये लेसन के द्वारा हम थोड़ा तो भी खेत की सैर करके आएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सो, हिट द रेड bell icon so that you'll get the notification of the latest release that is done on this channel. Bye.